हेलो बच्चों। आप लोगों का फिर से स्वागत है शिक्षा ग्लोबल एकेडमी पे। और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं वैदिक एज, वैदिक युग। तो वैदिक युग से पहले हमने पिछली लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन पे की। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हर चीज़ देखा। और वो ख़त्म हुआ क्यों? नेचुरल डिजास्टर के कारण, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। अब हम देखते हैं वैदिक एज कि वो ख़त्म होने के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद क्या हुआ। तो पांच, एक है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, और पांचवा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये पांच जगह जो कि पड़ता है सेंट्रल एशिया में, ये पांच जगह सेंट्रल एशिया में पड़ता है। यानी कि मध्य एशिया। और ये मान लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है जम्मू कश्मीर वाला। आ, तो माना ये जाता है कि 1500 बीसी के टाइम पे, 1500 बीसी के टाइम पे ये लोग भारत आए, जिन्हें आर्य कहा गया। ठीक, आर्य कहा गया इन्हें। और ये कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है? तो ये कॉन्सेप्ट देने वाला है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कि आर्य आए सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से आर्य आए। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैक्स मूलर ही ये कॉन्सेप्ट दिया है, और भी है। जैसे कि तिलक जी, तिलक जी दिए हैं कि आर्य आर्कटिक से आए हैं। वहीं सरस्वती दयानंद सरस्वती जी दिए हैं कि आर्य कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं, इनका कहना है। दयानंद सरस्वती। और विलियम जोन्स, विलियम जोन्स का कहना है कि आर्य यूरोप से आए हैं। अच्छा, आर्य का मतलब क्या है? आर्य मतलब किताबों में ऐसा डिफाइन किया गया है कि जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे अच्छे हैं, उन्हीं को आर्य कहा गया है। तो मैक्स मूलर, जो कि जर्मन हिस्टोरियन रहे हैं, बहुत बड़े जर्मन हिस्टोरियन रहे हैं, उनका कहना है कि सेंट्रल एशिया। तो ये सब याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मैक्स मूलर के ही कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, और यूनाइटेड नेशन में भी इसी को माना जाता है। ठीक है। अब जैसे कि ये लोग आए तो
ये लोग 5 कबीलों में बसे। यहाँ मेनली 5 कबीलों में बसे। कौन कौन से? तो अनु, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्कस और यदु। ये मेनली 5 कबीले थे इनके, जो यहाँ आके बसे। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि मेनली जो हम नदी देखेंगे वो कौन कौन सी, तो एक जैसे कि सिंधु नदी, दूसरा झेलम नदी, तीसरा रावी नदी, फिर चेनाब, यहाँ चेनाब है, सरस्वती है, ब्यास है, सतलज है, सतलज है। इसी तरह कर करके कितने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नदियां यहाँ पर बहती थी। तो इस कारण से बोला जाता है कि आर्यंस का जो शुरुआती हैबिटेट, रहने की जगह थी, उसको बोला जाता है सप्त सिंधु एरिया। इस एरिया को, क्योंकि 7 नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक भी हैं सारी, तो इस कारण से सप्त सिंधु एरिया बोला गया। सप्त सिंधु एरिया, जहां पर ये लोग रहते थे। ठीक, सप्त सिंधु क्षेत्र। अच्छा, मेनली आप लोग को ऐसे मतलब मेन 5 नदियां थी। तो कहीं कहीं पर आप लोगों को पंच नद भी दिख सकता है, पंचनद क्षेत्र, क्योंकि मेनली 5 नदियां थी। और कहीं कहीं पर आपको सप्त सिंधु भी दिखेगा, जब 7 नदियों को गिना जाता था तो। ठीक, पंजाब जो कि जहां पर 5 नदियां बहती हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब है, वही पंचनद। ठीक, अब आते हैं कि इनकी सोसाइटी कैसी थी। तो इनकी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा सारे कबीलों का जो हेड होता था, वो होता था, उसको कहते थे ये लोग राजा। राजा, और राजा से नीचे होता था विस्पति, जो कि एक कबीले का हेड होता था। और इससे नीचे होता था जो कि एक से ज्यादा कुल होते थे, उसका जो हेड होता था उसे ग्रामिनी कहते थे। ग्रामिनी। और इसके नीचे जो होता था, जो एक कुल का, मतलब कि मान के चले तो एक परिवार में जो हेड होता है उस तरह से, या फिर एक कुल का जो हेड होता है उसे कुलप बोलते थे ये लोग। तो ये है कुल का हेड, एक कुल का हेड। और बहुत सारे कुल मिलके गांव बनता था। गांव का हेड मान के चलिए तो ग्रामीणी होता था, और वही बहुत सारे गांव मिलके जैसे अभी देखिए कि बहुत सारे गांव मिलके जिला बनता है, तो उसी तरह से जिला का जो हेड होता था वो होता था विस्पति। और बहुत सारा जिला मिलके राज्य होता है, तो वही राज्य का जो हेड होता है वो राजा होता है। ठीक, इस तरह से इनकी सोसाइटी थी। अब कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग को देखना जरूरी है इसमें, कि उस समय के लोग क्या बोलते थे उस चीज को। तो ये लोग जो हैं, ये लोग अपनी पुत्री को, ये लोग अपनी पुत्री को
दोहिता कहते थे। दोहिता क्यों कहते थे दोहिता? क्योंकि गाय का दूध निकालने का काम उस समय पुत्री ही करती थी। क्योंकि गाय का दूध निकालती थी। इसलिए इन्हें दोहिता कहा जाता था। सेकंड पॉइंट पे, गाय को क्या बोलते थे वो लोग? गाय को ये लोग अघन्य बोलते थे। अघन्य, अघन्य का मतलब होता है कि जिसे मारा ना जाए। जिसे मारा ना जाए उसे गाय अघन्य कहते थे। ठीक, गाय को। और गाय से जो भी चीज प्राप्त होती थी, जितनी भी चीजें, दूध दही मलाई, हर चीज, उसको ये लोग गोविष्टी कहते थे। गोविष्टी। गाय से प्राप्त चीजें। ठीक, गाय से प्राप्त चीजें गोवष्टी कहलाते थे। अच्छा, इस टाइम पे क्या था कि जिसके पास जितनी गाय, वो उतना अमीर आदमी। तो इस टाइम पे गाय की चोरी भी होती थी। तो गाय की जो चोरी करते थे उसे क्या कहते थे? पणी। उसे पणी कहते थे। किसे? गाय के चोर को पणी कहते थे। ठीक, अब बात आता है कि उस टाइम पे जो शादी होता था, मैरिज होता था, तो उस पे उस समय दहेज नहीं दिया था, नहीं दिया जाता था। लेकिन उस टाइम पे गिफ्ट गिफ्ट दिया जाता था। ये गिफ्ट है, ये दहेज नहीं है। ठीक, ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो जो शादी के टाइम पे गिफ्ट दिया जाता था उसको ये लोग वहतू बोलते थे। हम्म। गिफ्ट, ये गिफ्ट है, ये दहेज बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद अमातु, अमाजू। अमाजू किसको बोलते हैं? अमाजू ये लोग बोलते थे उन लड़कियों को जो आजीवन शादी नहीं करती थी। ये उन लड़कियों को बोलते थे जो आ, जो आजीवन शादी नहीं करती थी। ठीक, अमाजू। उसके बाद उस समय जो डॉक्टर वैद होते थे उसे भीषज कहा जाता था। भीषज, वैद्य या डॉक्टर बोला जाए तो उन लोगों को भीषज कहा जाता था। फिर आता है श्यामा। श्यामा किसको बोलते थे? श्यामा ये लोग बोलते थे तांबा को, कांसा को। तांबा को, कांसा को।
ये लोग क्या बोलते थे? श्यामा बोलते थे। फिर गेहूं, गेहूं को ये लोग गोधूम बोलते थे। फिर ये लोग चावल को ब्रीही बोलते थे। ठीक। जौ को यव बोलते थे। अच्छा, एक शब्द ये लोग इस्तेमाल करते थे, नियोग। नियोग ये लोग बोलते थे उसको, नियोग बोलते थे जब मतलब कि किस जो औरत का मतलब बच्चा नहीं होता था, जैसे कि कुछ हस्बैंड के मेडिकल प्रॉब्लम के कारण या फिर हस्बैंड के डेथ के कारण, तो बच्चा के लिए ये औरत अपने देवर के साथ में मिलकर नियोग करते थे और बच्चा उत्पन्न करते थे। तो इसी को नियोग बोला गया है उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पे एक बीमारी का भी जिक्र होता है। एक बीमारी का, वो कौन सी बीमारी का जिक्र होता है कि वैदिक पीरियड में कौन सी बीमारी थी? तो उस समय टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी का जिक्र मिलता है वैदिक एज में, एकमात्र बीमारी। अब हम लोग देखें कि 1500 में आर्य आए, 1500 बीसी में। ठीक, आर्य आए, ये यहाँ बसे, ये लोग पास किए। ये लोग एंट्री कहाँ से लिए? माना जाता है कि ये लोग एंट्री खैबर पास से लिए। खैबर पास, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं खैबर दर्रा। दर्रा पास ये होता है कि दो पर्वत के बीच से जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं। तो खैबर दर्रा से ये लोग पास किए और 1500 से लेके 1000 बीसी तक वो यहीं तक रहे। 1000 बीसी तक, मतलब 500 साल, 500 साल तक ये लोग इसी जगह रहे। और उसके बाद फिर इधर से बिहार यूपी के तरफ गए और ये लोग रहे 600 बीसी तक। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये लोग ट्रेवल किए 500 सालों में, और यहाँ से यहाँ ट्रेवल किए 400 सालों में। ठीक, तो ये दो पार्ट में हमें पढ़ना है। तो यहाँ से पहला जो फेज है, पहला फेज को बोला गया है अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और सेकंड जो पार्ट है उसको बोला जाता है लेटर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल। ठीक, ये है 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और ये है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक, ये टाइम पीरियड है। दो फेज में हमें पढ़ना है। इस टाइम पे जो पहला फेज है, अच्छा, इसको वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं? वैदिक पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वेदों की रचना किया और वेदों को ही पढ़ा, इसलिए ये वैदिक काल कहलाता है। तो इसी कारण से यहाँ जो अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग
सिर्फ एक ही आ, सिर्फ एक ही वेद लिखे, एक ही वेद मतलब एक वेद की रचना हुई। तो वो कौन सी वेद थी? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना अर्ली वैदिक पीरियड 500 सालों में ऋग्वेद का रचना हुआ। ठीक। अब लेटर वैदिक पीरियड में बाकी सारे वेदों का रचना हुआ। कौन कौन से वेदों का? तो सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं टोटल। तो इस तरह से हुआ। अब हम लोग देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था, टेबल बना के, और लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था और क्या क्या डिफरेंसेस थे ये दोनों पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ये है 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और ये है 1000 से 600 बीसी तक। कुछ भी कहीं पर भी समझ अगर नहीं आता तो फिर वीडियो लेक्चर के नीचे एक कमेंट का सेक्शन है, ऐप पे ही कमेंट का सेक्शन है, आप वहां पे कमेंट करके कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो उसी टॉपिक के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं। हाँ। तो पहला पॉइंट है कि इनका प्रमुख देवता कौन थे, मेन गॉड। मेन गॉड कौन कौन थे? तो अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में इनका सबसे मेन गॉड थे इंद्र, यानी कि इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर, किला तोड़ने वाले, पुरंदर। दूसरा अग्नि। ये लोग मेन गॉड क्यों थे? ऐसा हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि ऋग्वेद में, वेद में इंद्र के बारे में 250 सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र का है, इंद्र का जिक्र है 250 मंत्र में। और अग्नि का जिक्र है 200 मंत्र में। और वहीं जब लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग आते हैं तो इनका मेन गॉड हो जाते हैं प्रजापति, जिन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता है। ठीक। प्रजापति। अभी हम लोग यहाँ आने से पहले देखे कि इन लोगों का रहने का जगह, ये लोग कहाँ रहते थे? तो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग रहते थे सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। ठीक। वहीं लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग क्या देखे कि ये लोग यूपी बिहार वाले एरिया पे आ गए थे। तो उस एरिया को क्या नाम दिया गया है? तो गंगा यमुना दोआब। दोआब बोला जाता है कि जो दो नदी के बीच में जो जगह होता है उसको दोआब बोला जाता है। तो गंगा यमुना दोआब। ठीक।
इसे इसका जिक्र ब्रह्मश्री क्षेत्र से भी किया गया है। ब्रह्मश्री, ब्रह्मश्री क्षेत्र के नाम से भी इसका जिक्र आप लोगों को मिलेगा। ठीक, अच्छा, अभी जिस तरह से पंचायत हुआ, इलेक्शन कमीशन हुआ, नीति आयोग हुआ, आपका कैग हुआ, ये सब जिस तरह से ये सब संगठन है काम करने के लिए, कमिटीज है, उसी तरह से उस टाइम भी संगठन हुआ करते थे। कौन कौन से संगठन? तो मेनली अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड में मेनली चार चार संगठन थे। कौन कौन से? तो सभा, समिति, फिर विदत और गण। ये चार संगठन होते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। और ये जो सभा और समिति, ये दोनों जो संगठन थे, इसमें फीमेल एंट्री अलाउड थी। फीमेल एंट्री अलाउड थी। फिर आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में ये सभा और समिति थी। सभा, समिति, ये जो विदत था, विदत को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया और गण जैसे के तैसे ही रहा। इन लोगों ने क्या किया? तो विदत को अबॉलिश कर दिया लेटर वैदिक पीरियड में। और जिस तरह से यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति में फीमेल एंट्री अलाउड थी, बट यहाँ पे सभा और समिति में फीमेल एंट्री एबॉलिश कर दी गई, फीमेल एंट्री क्लोज कर दी गई। और इन लोगों ने क्या कहा कि सभा और समिति ये दोनों प्रजापति की दो कन्याएं हैं। सभा और समिति की प्रजापति की दो कन्याएं हैं, और ये बोल के फीमेल एंट्री ही क्लोज करती गई यहाँ पे। फिर अर्ली वैदिक पीरियड में जो इनका मुख्य ऑक्यूपेशन था, जिसमें मेन ऑक्यूपेशन जो था व्यवसाय, वो थी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन। वहीं लेटर वैदिक पीरियड में इनका जो मुख्य ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय हो गया, वो हो गया खेती, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक, इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अच्छा, आप लोगों को पता होगा उपनयन के बारे में। उपनयन में जिस तरह से आप देखिएगा कि बड़े बड़े ब्राह्मण या ये लोग जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ धारण करते हैं एक उम्र के बाद, तो उसी को उपनयन बोला जाता है। ठीक है ना? तो अर्ली वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड में उपनयन होता था, जो कि मेल और फीमेल दोनों अलाउड थे, उपनयन में करा सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उपनयन में फीमेल को फीमेल एंट्री क्लोज कर दी गई, सिर्फ मेल करवा सकते थे। तो पूछा जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो फेमस जो फीमेल्स थी, जो वेदों को पढ़ती थी, वो कौन कौन सी थी? तो इस टाइम पे जो फीमेल्स थी वो थी लोपामुद्रा, अपाला,
घोषा, ये औरतें वेदों का अध्ययन करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। और इन लोगों का जैसे कि उपनयन होता था तो ये लोग मतलब बाल वाल सब छिलवा लेते थे, टकला होके रहते थे और वेदों का अध्ययन करते थे, वेद पढ़ते थे। तो ये सब है फेमस फीमेल अर्ली वैदिक पीरियड के। उसी तरह से लेटर वैदिक पीरियड में जो फेमस फीमेल्स है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे थी मैत्रेयी, मैत्रेयी, गार्गी, वेदवती, अच्छा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मैत्रेय किस ये की है, मतलब कि 1500 से 1000 BC में मैत्रेय थी, या फिर 1000 BC से 600 BC में मैत्रेय थी। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर लेटर वैदिक पीरियड की थी ये, या फिर अर्ली वैदिक पीरियड की थी। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जैसे कि कोई राजा बना अर्ली वैदिक पीरियड में, तो इस टाइम पे वो कोई भी पोस्ट जो पद होता था वो वंशानुगत नहीं था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। लेकिन यही लेटर वैदिक जाके ये वंशानुगत हो गया कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा। तो पोस्ट या पद बोल सकते हैं जो वंशानुगत अर्ली वैदिक पीरियड में वंशानुगत नहीं था, यहाँ पे जाके वंशानुगत कर दिया गया। ठीक, उसके बाद जो टैक्स लिया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में, एक टैक्स लिया जाता था जिसको बलि कर के नाम से बोला जाता है। बलि कर के नाम से बोला जाता था। ठीक, जो कि इसमें क्या था कि लोग स्वेच्छा से देते थे, अपने मन से देते थे, ज्यादा हुआ तो दिए, नहीं हुआ तो नहीं दिए, उस तरह से कोई जरूरी नहीं था कि देना ही है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो टैक्स सिस्टम हो गया वो रेगुलर कर दिया गया, मतलब कि इतना देना ही देना है, इसको रेगुलर बना दिया गया लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बाद जो बर्तन होते थे अर्ली वैदिक पीरियड में वो लाल और काले रंग का ही होता था, लाल और काले रंग का। बर्तन, ठीक। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में प्रिंटेड गेवेयर, ग्रेववेयर, यानी कि चित्रित धूसर मृद भांड इसको बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृद भांड, यानी कि इस टाइम पे आप ग्रे कलर से ये पेंट किया जाने लगा, ग्रे कलर का बहुत अच्छा से पका के बनाने लगा। और इस टाइम पे जो बर्तन बनाने लगे उस पे चित्र भी बनाते थे, मोर का, तो पंछी, फूल, ये सब भी डिजाइन भी बनाना शुरू किए। तो वही होता है पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक, उसके बाद फिर इस टाइम पे लोग सोना का, गोल्ड का, सिल्वर का इस्तेमाल करना सीख गए थे। इस टाइम पे लोग घोड़ा को पालतू बनाना सीख गए थे। फिर इस टाइम पे जो लोगों के कपड़े होते थे वो होते थे ऊन के,
कॉटन के, चमड़े के, इन सब चीजों के कपड़े होते थे। अच्छा, इनकी सोसाइटी कैसी थी? जैसे कि हम लोग पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग क्या देखे कि उनकी जो सोसाइटी थी, उनका जो रहन सहन, सिविलाइजेशन था, वो था शहरी, अर्बन। लेकिन वैदिक पीरियड में इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो ग्रामीण थी। ग्रामीण क्योंकि ये लोग पशुपालन कर रहे हैं, ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, तो इनकी जो सोसाइटी थी ये ग्रामीण थी। ठीक। दूसरी चीज कि हम लोग जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे कि इनकी उनकी सोसाइटी जो थी वो मैट्रियार्कल थी, यानी कि मातृसत्तात्मक थी। लेकिन वैदिक पीरियड में सोसाइटी क्या हो गई? पैट्रियार्कल हो गई। पैट्रियार्कल हो गई यानी पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक हो गई। तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे।